After the global community was impacted severely by the coronavirus pandemic, the importance of healthcare and healthcare technology has been felt like never before. In recent years, healthcare has become an integral part of the business ecosystem in India. While healthcare is itself a noble profession and majorly contributes to the humanity, the successful healthcare entrepreneurs are also making valuable contributions towards the economies around the world. MediCircle present to you the top CEOs in healthcare series, wherein we are featuring some healthcare CEOs, influential role models who are here to share their views about the future of the Indian healthcare ecosystem. डिजिटल इंडिया के लिए जरूरी है डिजिटल हेल्थ केयर। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स डिजिटल हेल्थ केयर को बढ़ावा देते हैं। बढ़ते हुए नए हेल्थ केयर स्टार्टअप्स जिनका एकमात्र एम या उद्देश्य लोगों तक हेल्थ केयर के बेटर रिसोर्सेज को मुहैया कराना है, ये दर्शाता है कि इंडियंस भी बेटर हेल्थ केयर चाहते हैं और वो इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स पे भरोसा करने लगे हैं। ये स्टार्टअप्स एक ब्रिज की तरह है जो लोगों की डिमांड्स और नीड्स को जोड़ते हैं। ये स्टार्टअप्स एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम बनाने में सक्षम है और पेशेंट्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाय, मैं हूं स्मिता कुमार और हमारे हेल्थ केयर इंडियन स्टार्टअप सीरीज में, जो एक सीरीज है डेडिकेटेड टू द इंडियन हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, to know what kind of digitalization and revolutions are taking place in the healthcare fraternity. तो healthcare में तरह तरह के नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं और काफी हद तक चीजें ऑटोमेट होती जा रही हैं, मोबाइल कंप्यूटर्स पे आती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनसे जिंदगी काफी आसान हो गई है। इस श्रृंखला में, इस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर बी डगांवकर। वो एक कंसल्टेंट फिजिशियन है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स में। He is also into clinical research, regulatory affairs, and medical education, and also hospital management. He has got lots and lots of experience, and we welcome Dr. Sudhir to our MediCircle platform. Hello, Dr. Sudhir. We welcome you on this platform for this startup series. Namaste. नमस्ते। तो डॉक्टर सुधीर, आपको काफी साल हो चुके हैं एंड यू बीइंग सो एक्सपीरियंस। आपने कई वर्ष हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बिताए हैं और आपने काफी उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिल्कुल यहाँ पे इवॉल्व हुई हैं और काफी बदलाव आ चुके हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है डॉक्टर सुधीर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी थी? हाउ वाज योर जर्नी इन दिस हेल्थ केयर इंडस्ट्री? मेरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जर्नी बहुत अच्छी रही और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इंदौर से हूँ और इंदौर में, मतलब मध्य भारत में 1970 में पहली बार प्री मेडिकल टेस्ट हुआ, एंट्रेंस, एंड आई एम वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कैंडिडेट्स हु हैव एंटर्ड मेडिसिन बाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और इसको अब 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो आजकल जो लड़के लोग बोल रहे हैं कि हम सिर्फ नीट देते हैं, भाई हमने भी दिया है। एंड आई वाज अमंग द फर्स्ट 20 इन द स्टेट एंड फर्स्ट 10 इन द सेंटर। तो वो एक बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस जमाने में न ही कोचिंग क्लासेस थे, न ही एक्सपीरियंस था। और जब कोई भी एग्जाम पहली बार होती है तो एक बड़ा मतलब निराशाजनक माहौल रहता है आदमी स्टूडेंट्स के लिए। तो उस समय से लेके आज तक जो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। एमबीबीएस इंदौर से हुआ, फिर यहाँ मुंबई आ गए। मुंबई में एक बड़ा भाग्य रहा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम किया, जैसे डॉक्टर नटू भाई शाह कार्डियोलॉजिस्ट या फारूक उदवाड़िया, और फार्माकोलॉजी में डॉक्टर सातोस्कर। जो इन महापुरुषों के साथ फिर ज्ञान की लालसा बढ़ती गई और धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी मैंने बहुत अच्छी जगह काम किया। जैसे मेडिकल डायरेक्टर रहा इप्का लेबोरेटरीज में, बच्चन परिवार की जो कंपनी थी उस ज़माने में। फिर बाद में बोरिंगर मैनहाइम में, और फिर बाद में मैंने अपनी खुद की क्लिनिकल रिसर्च कंपनी शुरू की। और साथ साथ मैं केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी था फार्माकोलॉजी का। वहाँ भी हमने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डेवलप की, रेगुलेटरी साइड में की,
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में 18 साल तक मेंबर रहा, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, और एमसीआई और नैक की तरफ से इंस्पेक्शन टीम में हमेशा रहा, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, हॉस्पिटल्स के इंस्पेक्शन में। तो ये पूरा भारत भ्रमण हुआ सब यूनिवर्सिटीज़ का, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, संभलने को मिली। सरकारी क्षेत्र में क्या लिमिटेशंस है, प्राइवेट क्षेत्र की क्या क्षमताएं हैं, ये दोनों चीज़ें ध्यान में आई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताऊं कि काफ़ी चीज़ें मैं अभी भी मानता हूं कि मुंबई ही भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर है, जहां हेल्थ केयर में अंतिम जो सेंटर है वो मुंबई है। बाकी कोई, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनलिज्म है और जो आदमी काम करने की जो लालसा है, वो कहीं और देखने के लिए आदमी तरस जाता है। ये हर समय, हर मोमेंट में। और मैंने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में काम किया, और बेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट हॉस्पिटल का डायरेक्टर रहा, लीलावती हॉस्पिटल का। आपके मीरा रोड में भी उमराव हॉस्पिटल्स का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रहा, बाद में जो वो खाट को हमने दे दिया। तो एक जर्नी बहुत ही सेटिस्फाइंग रही, और अभी भी काम करते रहते हैं देश विदेश में। रशिया में भी मुझे जाने का मौका मिला, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में। तो मेरा एक कहना जो ये है कि मॉडर्निटी और जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो अपनी जगह है, पर एक चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो डॉक्टर बीसी राय सिखा के गए हैं हिंदुस्तानियों को, कि यू प्रैक्टिस एनीपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी और एनीपैथी, बट हैव सिंपैथी फॉर द पेशेंट। और जब तक ये भाव हिंदुस्तानियों में रहेगा, यहाँ चाहे मॉडर्न सिस्टम हो या नहीं हो, हिंदुस्तानियों की देखभाल हमेशा अच्छी होती रहेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर सुधीर दगावकर। एक और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आपने इतने सारे दशकों में बहुत सारे चैलेंजेस देखा होगा जो हेल्थ केयर सेक्टर फेस कर रहे होते हैं, इसमें 3 चैलेंजेस बहुत उभर के आते हैं, वो है अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर चैलेंजेस होते हैं। तो इनमें से, इन इश्यूज में से कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके हेल्थ कंपनी ने एड्रेस किए हैं और आपने उनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश की? देखिए, अफोर्डेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, जैसे मुझे 1976 से मुंबई का अनुभव है। उस समय प्राइवेट सेक्टर मुंबई में डेवलप हो रहा था, और एक ये कहा जाता था कि यदि आपको हार्ट अटैक आ जाए तो या तो आप नायर, सायन, जेजे या केईएम में चले जाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का लोग नाम नहीं लेते थे, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े लोग। और धीरे धीरे लेकिन यहाँ प्राइवेट सेक्टर अच्छा डेवलप हो गया पैसे के हिसाब से। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे जो काम करने वाले सीनियर डॉक्टर्स हैं वो सब म्युनिसिपल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ही थे, तो उन्होंने उसी लगन से यहाँ भी काम किया, तो ये सब सेक्टर डेवलप हो गया। और इसके लिए अफोर्डेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, ये मेरा एक सूत्र है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कि पेशेंट सेंट्रिक और डॉक्टर फ्रेंडली हॉस्पिटल होना चाहिए। यदि आप डॉक्टर को नाराज रखेंगे तो कोई हॉस्पिटल और कोई हेल्थ केयर चल नहीं सकती। डॉक्टर को आप काम करने दीजिए, उनके पीछे ज़्यादा दूसरे काम मत लगाइए। और अफोर्डेबिलिटी का सवाल है, एक क्लियर कट सॉल्यूशन है उसमें कि भाई जिसको जो अफोर्ड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। तो पब्लिक सेक्टर को हम जितना मजबूत कर सकेंगे, जितना हमारे यहाँ अच्छा से मजबूती थी, पर कुछ समय में 90 के दशक के बाद इसमें पब्लिक सेक्टर जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। और इसके लिए जो अर्थ कारण है, उन्होंने जो हेल्थ का अनर्थ किया, उसको मैं जिम्मेवार मानता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम था कि एक मेडिकल कॉलेज के साथ प्राय 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जुड़े रहते थे, और वो पेरिफेरल सेंटर्स होते थे जहाँ पे एवरेज इलाज हो जाता था। पर धीरे धीरे ये सब चीज़ें कम होती गई और पॉपुलेशन बढ़ती गई, बजट कम होता गया। तो हमें यही करना है कि इंश्योरेंस सेक्टर जो किया है, जो अभी जो केयर चल रही है, वो बहुत ही अच्छी है। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, हमारे यहाँ आजकल 1.5 लाख तक का इलाज तो किसी का भी हो जाता है, तो ये एक अफोर्डेबिलिटी हो गई है।
प्राइवेट सेक्टर में भी मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड पे और डॉक्टर्स के और मैनेजमेंट के, और जहाँ तक मैं आज भी और हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि मैनेजमेंट डिसीजंस डॉक्टर्स के हाथ रखिए। यदि आप परफेक्ट बिजनेसमैन को बिजनेस हेड को बना देंगे हेड, तो हॉस्पिटल में असंतोष ज़्यादा होगा, पेशेंट में असंतोष ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पेशेंट की क्या हालत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिन हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है वहाँ कभी भी दंगा मस्ती नहीं हुई। उसका कारण ये था कि हर रोज़ मैं पूरा चार्ट देखता हूँ, कौन पेशेंट है, किसका कितना बिल है, किसको अफोर्डेबल है, नहीं अफोर्डेबल हमको मालूम रहता है, और जहाँ तक हो सके जो अनअफोर्डेबल पेशेंट है उनको हम ट्रीट करते हैं, और जिस दिन ये मुश्किल हो जाएगी उनको समझा देते हैं कि भाई या तो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी अच्छी जगह, या फिर आप कहीं से मैनेज कीजिए, क्योंकि उनको आखिरी दिन तक आप नहीं बताएंगे, आखिरी दिन तक कुछ बताएंगे नहीं, रिलेटिव्स को नहीं बताएंगे, तो फिर बाद में ज़रूर वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे जो कस्टमर केयर वाले लोग हैं, मुझे आज भी याद है कि हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं मुंबई के, जिन्हें ऑक्टर जनरेशन डॉक्टर बोलते हैं, वो हमेशा कहते थे कि हॉस्पिटल्स के सोशल वर्कर्स दे आर द मोस्ट अनसोशल फॉर द पेशेंट। ये उनका कहना था, उनका मानना था। तो हम सोचते थे कि क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों बोलते हैं ऐसा, और वो बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ने लग गया कि वो, क्योंकि उनके पास रोज ही पेशेंट की कंप्लेंट लेके ही जाते थे लोग, तो वो भी परेशान हो जाते थे। तो ये कॉम्बिनेशन है मेडिकल पीपल का और नॉन मेडिकल पीपल का, और एक मिक्स्ड, यदि मिक्स्ड एटीट्यूड अपनाया जाए कि भी सिंपैथी रखें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो, नुकसान भी नहीं हो, और हॉस्पिटल चलता रहे। और ये सब क्षेत्र में आप देखेंगे कि डॉक्टर का बिल सबसे कम होता है। डॉक्टर्स कई बार माफ भी कर देते हैं बिल। तो एक मिलजुल के जब तक नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि कोई किसी को फुकट में दे नहीं सकता है, न सरकार दे सकती है, न प्राइवेट सेक्टर दे सकता है, न इंडिविजुअल दे सकता है। तो एक मिलजुल के समाज साथ में रहे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं तो महंगाई के साथ ये भी बढ़ते जाएगा, या तो फिर ऐसा होगा कि अच्छे लोग मेडिकल में आएंगे नहीं और फिर क्वालिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी अच्छा रहना चाहता है जिंदगी में। और हेल्थ केयर बिल्कुल ही प्रायोरिटी होती है और इसमें कोई भी जनरली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। नहीं कोई और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि कोई अच्छा डॉक्टर है तो उसके लिए कहीं भी वो पेशेंट ट्रीटमेंट में फर्क नहीं करता है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करे या प्राइवेट में करे, ट्रीटमेंट का दर्जा सेम ही होता है, वो अलग कभी नहीं होता है। डॉक्टर सुधीर, यहाँ पे एक और सवाल लेना चाहेंगे। जैसे इंडियन का जो हमारा जो स्पेंडिंग है, इंडिया टोटल स्पेंड करता है करीब 3.6% अपने जीडीपी का हेल्थ केयर पे, जो कंपैरेटिवली काफी कम है अन्य देशों की तुलना में। बिल्कुल। बांग्लादेश भी हमसे ज्यादा स्पेंड करता है हेल्थ केयर पे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्पेंडिंग है वो बहुत ही जेनरस नहीं है, या क्या इंडियन हेल्थ केयर इकोनॉमी के हिसाब से हमें अपने स्पेंडिंग्स को बढ़ाना चाहिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ऐसे इलाज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहाँ तक सरकार भी सपोर्ट कर सकती है इन चीजों को, और कितने परसेंटेज जीडीपी बढ़ाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए? ये परसेंटेज में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर जहाँ तक मेरा सोचने का सवाल है, ये 92 के पहले जो परसेंटेज था और 92 के बाद में जो गिरावट आई है, यदि वो पहले वाले जो स्टैंडर्ड्स थे उसी स्टैंडर्ड से यदि बढ़ाते जाते तो शायद आज इतनी दिक्कत नहीं आती, पर इनको शायद एटलीस्ट डबल या 3 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे मुश्किल है, और ये बढ़ाना ही जरूरी है। और लोगों ने उसके लिए डिमांड करना चाहिए कि हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ फैसिलिटी बढ़ाने से नहीं होगा, उनको सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए हमें, और बढ़ाना बहुत जरूरी है। पर परसेंटेज के हिसाब से, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, तो क्या परसेंटेज होना चाहिए, पर परसेंटेज जरूर ज्यादा होना चाहिए, 2 या 3 टाइम तो धीरे धीरे करके होना ही पड़ेगा।
कोविड के बाद हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं डॉक्टर सुदीप, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री पहले काम करती थी और अब जिस तरह से काम करती है, कई सारे नए चेंजेस आ गए हैं। पहले ऑनलाइन कंसल्टेशंस नहीं हुआ करते थे, ऑनलाइन फार्मेसी नहीं हुआ करती थी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड हम लोग ने देखे हैं। लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं, अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो गए हैं। उन्हें भी पता है कि हेल्थ इज वेल्थ और हेल्थ को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है, हेल्थ से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, उस पर काफी ध्यान है लोगों का भी। वो लोग भी सोचते हैं कि इसमें हमें जैसे एक मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर सब लोगों को मुहैया होना चाहिए। तो फ्यूचर आपको कैसा दिखता है, क्योंकि आपने पास्ट काफी देखा है, आपने जब से पढ़ाई स्टार्ट की, आपने जो बोला उस समय, उस वक्त मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी शायद आपने जैसे पहले दिए, और उस वक्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोचिंग क्लासेस कुछ भी नहीं हुआ करते थे। तो उस दशक से लेकर के अभी तक में आपने काफी बदलाव देखे हैं। इस हिसाब से इंडिया का फ्यूचर क्या है हेल्थ केयर को लेकर के? हमारे यहाँ हेल्थ केयर का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा सोचना है कि अभी जो यंगर जनरेशन के लोग हैं, दे आर फार मोर ब्रिलियंट देन व्हाट वी वेर। और यदि वो अच्छा से एजुकेशन लेते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में लेते हैं, तो वो डेफिनेटली ये काम अच्छा करेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि आईटी का इन्वॉल्वमेंट होने से आसानी तो हो गई है, आसानी हो गई है, लोगों को फैसिलिटी बढ़ गई है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स है उनका हेडेक भी बढ़ गया है उतने। क्योंकि पहले जो डॉक्टर बोल दे, जो सीनियर आदमी बोल दे, उस तरह से हो जाता था। पर आने वाले समय में हेल्थ केयर डिसीजन विल बी अ जॉइंट डिसीजन between the patient, his relations, treating physician and the person who is paying for the health care. ये जॉइंट डिसीजंस होंगे। आज जैसे आप एक दशक पहले तक होता था कि भाई हमने बोल दिया आप बाईपास कराइए तो कराइए, प्लास्टिक कराइए तो कराइए, ये तरह से अब नहीं होगा। पेशेंट्स डिमांडिंग रहे हैं और दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, और ये ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए और होगा। I am quite hopeful that things will take their own time, but they will change for the better. चलते चलते एक आखिरी सवाल डॉक्टर सुधीर, क्योंकि आपने ये बात शुरुआत में कही कि आप शुरुआत में, मतलब जब आप एग्जाम दे रहे होते थे तो आपको करीब उस वक्त ना कोचिंग क्लासेस हुआ करते थे, ना कुछ हुआ करते थे। 1 अगस्त को होने वाले नीट एग्जाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, जो आज के दिन में वो काफी लेस है, उनके पास कोचिंग क्लासेस है, मोबाइल एप्स है पढ़ने के लिए, और बहुत सारी चीजें और सुविधाएं हैं कंपैरेटिवली, आपका क्या मैसेज है? नहीं, मेरा मैसेज यही है कि आप मेडिकल में जाते हैं तो सोच समझ के जाइए। देखिए, कोई आदमी इंजीनियर हो जाता है 4 साल में, 5 साल में, बाद में एमबीए हो जाता है, उसका अर्निंग उसके जल्दी शुरू हो जाता है। मेडिसिन में यदि आप मेडिकल हेल्थ केयर में आएंगे, पर्टिकुलरली मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, एमबीबीएस एंड अबव, तो जब तक आपके 17 साल में एडमिशन होगी और जब तक आप 30-32 साल के नहीं होंगे, तब तक आपकी जो जिंदगी है वो काफ़ी कष्टदायक रहेगी। उसमें आपको एफर्ट बहुत करना पड़ेंगे, इनकम कम रहेगी, टाइम नहीं दे पाओगे आप अपने आप को। पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग रहना पड़ता है, क्योंकि एक ही जगह दोनों को एडमिशन मिले ये संभव नहीं है। जिनका है उनके लिए बहुत अच्छा है, पर बाकी लोगों को नहीं है। तो ये एक सोच समझ के चलना चाहिए कि भाई 9-10 साल हमको, और आगे आपकी एफिशिएंसी कितनी है उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है। क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं है कि आप बैठ गए और आपकी इनकम शुरू हो गई, वैसा होता नहीं है। सोचता है आदमी, तो मेडिकल में एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोच लीजिए कि हमको 10 साल तक कम से कम, और फिर आपके आगे पढ़ने की इच्छा होगी, दूसरे देश में जाना होगा, तो परीक्षाओं का जो चक्र चला रहता है, जैसे कहते हैं कि हरि अनंता है, हरि कथा अनंता, वैसे मेडिकल का भी है कि भाई जितनी भी एग्जाम आप आगे पढ़ना चाहो, उतनी परीक्षाएं भी आपकी आगे बढ़ती जाती हैं। विदेशों में तो हर 5 साल बाद आपको परीक्षा देना पड़ती है री रजिस्ट्रेशन के लिए। अपने यहाँ तो सीएमई के साथ हो जाता है। तो सोच समझ के एडमिशन लीजिए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, जानकारी लीजिए कि भाई कौन सा कॉलेज अच्छा है। सिर्फ रिजल्ट के ऊपर मत जाइए,
क्योंकि आप भले ही पास हो गए पर आपको कुछ नहीं आया तो क्या करोगे। मैं आपका एक कुछ समय और लूंगा। जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सिस्टम है, तो इन डेप्थ पढ़ना, इन डेप्थ नॉलेज एक्वायर करना, ये वॉल्यूम ऑफ द कोर्स के हिसाब से बहुत कम हो गया है। बीच में एक जो चला था कि डॉक्टर्स को बिहेवियर के लिए ह्यूमैनिटीज वगैरह का ट्रेनिंग देना चाहिए, तो हमने उसका बहुत अपोज किया। वो इसलिए कि मैन शुड लर्न बाय एग्जाम्पल। जो उसके जो सीनियर्स हैं उनका एग्जाम्पल लेके पढ़े ह्यूमैनिटी कैसी होती है। इन बच्चों को जो पहले ही सब्जेक्ट्स का जो ओवरलोड है, उसमें एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाए, या तो उनको इंटर्नशिप में सिखा दिया जाए, या उनको बता दिया जाए कि भाई कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन इनको एडिशनल एक दो और सब्जेक्ट देना, ये इट्स अ क्रिमिनल थिंग, क्योंकि पहले ही वो कोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और आजकल तो क्या है कि पूरे स्टेट की एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिफॉर्मिटी है बहुत। जैसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में था कि भाई यहाँ का एक हायर स्टैंडर्ड था, कहीं छोटी जगह का थोड़ा कम होगा, पर आजकल तो यूनिफॉर्मिटी है, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होती है, तो बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, फीस भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो एडमिशन लेने से पहले जरूर सोच समझ ले, 2 बार विचार करें कि भाई हमसे ये होगा या नहीं होगा, नहीं तो बाद में फिर दुख होता है। जी जी। सो धन्यवाद डॉक्टर सुधीर, जो आप हमारे मेडी सर्कल प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने अपनी अपनी इतनी अच्छी जर्नी हमें सुनाई। पिछले कई सालों से लेकर आपने एक एग्जाम्पल दिया होगा, मतलब देखा है हेल्थ केयर को बढ़ते हुए और चेंज होते हुए। वी डेफिनेटली होप कि हेल्थ केयर का जो ये है हमारा इंडिया का हेल्थ केयर आगे ही और बढ़ते And I रहे। am very proud of my students also. Oh, that's great to know, and I think they also we would be very proud to have you as your teacher. So thank you so much, Dr. Sudhi, for your precious time, and Yeah, we definitely hope that you, at even at this age, you are going to inspire other students of yours. Thank you so much for joining us. yeah. Thank you. Namaste.